देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोलरोचस लॉ के बारे में और उसके रिलेटेड उसकी एप्लीकेशंस। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कोलरोचस लॉ के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो कौन से वाले लिए। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें इन्होंने आपको दिया है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड इज 46.1, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन। आयनिक कंडक्टिविटी दी है हाइड्रोजन की और साथ में दी है मिथेनोएट आयन की। देखो, हम सबसे पहले इसमें से ले लेते हैं कि इन्होंने हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ। सबसे पहले मोलैरिटी दी है, तो मोलैरिटी हमारे पास है इस सॉल्यूशन की 0.025। दूसरी चीज दी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। देखो, मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्डा एम, किसका? मिथेनोइक एसिड HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं ना, मिथेनोइक एसिड। ये हमें दिया हुआ है 46.1 और हमें दिया हुआ है आयनिक कंडक्टिविटी हाइड्रोजन आयन की, ये दिए 349.6 और आयनिक कंडक्टिविटी HCOO नेगेटिव 54.65। देखो, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा फाइंड करना है इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब इस एसिड के लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और साथ में करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड Ka की वैल्यू फाइंड करनी। ये दो चीजें हमें निकालनी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लास्ट जब इसकी कोलरोचस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट किया है, मींस उसकी डिसोसिएशन की पावर पे, और दूसरा आयनिक कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब 100 में से 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, 100% है ना, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंट वो डिसोशिएट हुआ है या कितनी फ्रैक्शन उसकी डिसोशिएट हुई है, उसके प्रोपोर्शनली आ जाएगा आपके पास मोलर कंडक्टिविटी, है ना। दोनों की अगर रेशियो करोगे आप तो हमारे पास लैम्डा आ जाता है, तो लैम्डा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये एप्लीकेशन में देखा था हमने, है ना। तो हम इसमें से हमें चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें दी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस डाटा से निकाल सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंडक्टिविटी दी है इन्होंने H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव की। और हमने पढ़ा था कोलरोचस लॉ में कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ इट्स आयन की कंडक्टिविटी, है ना। वो एक डेफिनेट वैल्यू पर कंट्रीब्यूट करते हैं, वही डेफिनेट वैल्यू उन्होंने दी हुई है। तो इधर से हम ये चीज निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड। तो अल्फा हम कैसे निकालने वाले हैं, सबसे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, HCOOH की, मतलब एसिटिक फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड की। वो किसके बराबर हो जाएगी, ये किसमें टूटता है, देखो मिथेनोइक एसिड टूटता है HCOOH जो है, ये देगा आपको HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इसकी डिसोसिएशन है ना, ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव। तो ये दोनों वैल्यू दिए हैं, हमें इनको सिर्फ प्लस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 349.6 प्लस 54.65। तो यहां से हमें वैल्यू निकल जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको प्लस कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 404.25। तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई। तो हमने एक वैल्यू निकाल ली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारे पास कितनी आ गई, 404.25। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगी। तो अल्फा सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, गिवन है 46.1 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी निकाली 404.25।
तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा 0.1140 मीन्स इतनी रेशो इसकी डिसोशिएट करेगी, मतलब 0.1140 मतलब 1 में से 0.1140 करेगा। अगर आपको उसकी परसेंटेज बतानी है तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो ये 11.40% बन जाएगा। मतलब हर 100 मॉलिक्यूल में से 11.4 जो होंगे वो टूटेंगे। ये मतलब हुआ इसकी फ्रैक्शन का, कितना HCOOH टूटेगा। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए होंगे उसमें से 11.40 टूटेंगे। सीधा आप कितने मॉलिक्यूल लिए उसके साथ अल्फा से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कितने इसके मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, समझ लग गया। तो अल्फा हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट अब 2-3 है तो इनकी सभी की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब इधर आपको प्रोडक्ट में HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव है तो HCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट आ गया, अपॉन रिएक्टेंट कितना था HCOOH इसकी कंसंट्रेशन। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में इसकी कितनी कंसंट्रेशन है आपको ये निकालना है। तो दिस इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट इस इक्वेशन, इस रिएक्शन का। और ये रिएक्शन जो है एक एसिड की डिसोसिएशन है तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं फॉर एसिड। ठीक है, तो Ka लिखते हैं इसको, Ka फॉर एसिड, A फॉर एसिड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड। तो हमें इसके लिए चाहिए क्या, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो ध्यान से। अगर सपोज करो इसके हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से अल्फा परसेंट टूट जाएंगे, ये अल्फा रेशो टूट जाएगी, है ना। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा परसेंटेज इसमें से टूटेगी या अल्फा रेशो इसमें से टूटेगी और ये चीज बनाएगी और ये चीज बनाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन थी, उसमें से कितनी फ्रैक्शन टूट जाएगी वो निकालनी है, और कितनी फ्रैक्शन, कितना HCOOH टूट के बच जाएगा। मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए होते हैं तो 11.40 टूटेंगे तो बचेंगे कितने, 2 में से 11.40 निकाल लेंगे, उतने मॉलिक्यूल बच जाएंगे। और इसके कितने बनेंगे, अगर इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो इसका एक बनता है, इसका भी एक बनता है। तो अगर 11 टूटते हैं तो इसके 11 बनेंगे, इसके भी 11 बनेंगे। तो सिंपली हमें पहले पता लगाना है इसकी कितनी फ्रैक्शन टूटी, तो पहले कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन दी है 0.025, तो सिंपली कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फ्रैक्शन से तो पता लग जाएगा कितना टूटेगा। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस रिएक्शन को हम पहले इधर लिख लेते हैं। मतलब HCOOH किस में टूट रहा है, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन इसकी ली है 0.025, मोलैरिटी दी है ना, 0.025 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ली है। तो इनिशियली इनका भी कितना होगा 0 होगा। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, कितनी फ्रैक्शन टूटेगी, इतने मोल्स में से, इतनी मोलैरिटी में से, मोलैरिटी होगी ना मोल्स पर लीटर, तो कितने मोल्स टूट जाएंगे तो वो हम देख लेंगे, वो है 0.1140 फ्रैक्शन जो टूट जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतने मॉलिक्यूल अंडरगो द डिसोसिएशन। ठीक है, तो आ जाएगा डिसोसिएशन कितने के 0.025 इंटू 0.1140, इतने मॉलिक्यूल टूट गए। अब इसके लेफ्ट बचे कितने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन बची है, तो 0.025 ली थी, इतनी टूट गए, तो बचे कितने 0.025, ऐसे इतने निकाल लो जितने डिसोसिएशन में गए, तो इतना कंसंट्रेशन लेफ्ट रहेगी। ठीक है ना, और इनके कितने बनेंगे, अगर इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है इसका भी एक बनेगा, इसका भी एक बनेगा। इतने मॉलिक्यूल टूटे तो इसके कितने बनेंगे, इतने ही बनेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.025 इंटू 0.1140, और इसके भी इतने बनेंगे 0.025 इंटू 0.1140। ठीक है, HCOO के भी इतने बनेंगे, इसके भी इतने बनेंगे, समझे। अब देखो इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, जनरल फार्मूला भी लिख सकते हो।
देखो इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है, सी, कंसंट्रेशन सी ली है, और कितना टूटेगा, सी इंटू अल्फा, और बचेगा कितना, सी में से सी अल्फा माइनस कर लो, समझे। इतनी कंसंट्रेशन ओरिजिनल ली हुई है, टूटा कितना, इतना, तो बचा कितना, सी में से सी अल्फा निकाल देंगे, इतना बचेगा। तो इनके कितने बनेंगे, जितना ये मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने इसके बनेंगे, उतने इसके बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल टूटे, सी अल्फा, इसके भी कितने बनेंगे, सी अल्फा, इसके भी सी अल्फा। तो इस तरह से भी इसका फार्मूला बन सकता है, सी इज द कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जनरल फार्मूला ये है, सी इधर से कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इधर वही वाला फार्मूला बन गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.025 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.1140 ऐसे रख लिया, बाकी वाले वही। अब ये वैल्यू भरनी है हमें इधर, मतलब HCOO की नेगेटिव कितनी कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की इतनी कंसंट्रेशन, HCOOH की इतनी कंसंट्रेशन। सिंपल है, ये वैल्यू उधर भरेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। इधर भरते हैं इसमें Ka, HCOO नेगेटिव। अब दोनों की वैल्यू सेम सेम है, तो दोनों के लिए हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 0.025 इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.1140 का स्क्वायर। इस तरह से अपान HCOOH की कंसंट्रेशन वो ये है 0.025 इंटू 1 माइनस 0.1140, इसका एक के साथ एक चला जाएगा। नॉर्मली इसका जनरल फार्मूला जो लिखा होता है वो ऐसे होता है, Ka इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान सी इंटू 1 माइनस अल्फा, और सी के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल किया होता है, तो ये ऐसे लिखा होता है सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। सिंपल आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी लगा सकते हो, मगर ये क्यों आया वो आपको पता चल गया, अब इसको आप याद भी रख सकते हो इजीली, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0000366, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास सी आ जाएगा। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.66, और डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट आगे शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमने सिंपली क्या किया कि कोलरोचस लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, वो देखा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का या कोई भी एसिड बेस या साल्ट, उसकी कितनी परसेंटेज टूटती है या उसकी कितनी रेशियो टूटती है, ठीक है। तो उधर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट साइड पे कितनी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट साइड पे कितनी कंसंट्रेशन है, इनकी रेशियो करके आपके पास उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो वो निकालने के लिए आपको बोला था, तो वो कैसे निकालोगे आप, इस तरह से ये वाला फार्मूला लगा के आप सी माइनस सी अल्फा, ये वाला सिंपली ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। ये कैसे ड्राइव हुआ ये भी हमने देख लिया साथ में, ठीक है। तो कोलरोचस लॉ को यूज करते हुए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, समझ लगा। चलो नेक्स्ट में देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसमें आपको दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब हम सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल का। सबसे पहले कंसंट्रेशन, मोलैरिटी दी है एसिटिक एसिड की, मोलैरिटी कितनी है 0.00241, और इसकी दी है कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा की वैल्यू दी है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, ये दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵, और दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिए है 390.5। अब आपको निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड, मींस ये एसिड है, ये कुछ हद तक टूटता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो इनकी रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वो निकालना है ना। तो सबसे पहले हम एसिटिक एसिड को तोड़ के लिखते हैं, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये टूटेगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें टूटेगा, इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। हमें क्या चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे, है ना।
तो इसकी कंसंट्रेशन हमें कैसे पता लगेगी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टूटेगा कितना, इसमें कितनी इसकी फ्रैक्शन टूटेगी, कितनी रेशियो टूटेगी या कितनी परसेंटेज टूटेगी। तो सबसे पहले हमें इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़ेगी अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल गई, मतलब अल्फा पता चला गया, तो हम अभी हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा कि इसकी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो सी अल्फा इसके टूटेंगे, सी इंटू अल्फा फ्रैक्शन इसकी टूट जाएगी। और इसका भी कितना बनेगा, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो इसका एक बन रहा है और इसका एक बन रहा है। तो अगर इसका सी अल्फा टूट रहा है तो सी अल्फा इसका बनेगा, सी अल्फा इसका बनेगा। तो इधर बचेगा कितना, सी इनिशियली कंसंट्रेशन ली हुई है तो उसमें से सी अल्फा टूट गई तो बची कितनी, सी माइनस सी अल्फा। तो इतनी कंसंट्रेशन आपके पास इक्विलिब्रियम पे बचेगी, इतनी कंसंट्रेशन इसकी होगी, इतनी कंसंट्रेशन इसकी होगी। तो सीधा इनको डिवाइड कर लेंगे, हम फार्मूला यही लगा लेंगे। तो सीधा कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, मोलैरिटी, अल्फा हमें निकालना है। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, अल्फा किसके बराबर होता था, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें पहले निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है। अब मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती थी, हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी थी के कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वो कितना होता है, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इतने मोल्स 1000 ml में, तो एक मोल किससे मिलेगा, 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है, सिंपल इसी हिसाब से मिलता है, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। तो वही होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फार्मूला होता था ना, ये हमने समझा था। सिंपल आपको ये फार्मूला भरना है तो आपको पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो कप्पा हमारे पास है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी हमारे पास है 0.00241। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 10, ये 3 है, 3 0 जाएंगे इसके 3 के साथ, तो बच जाएंगे आपके पास -2, है ना, क्योंकि 10⁻³ होगा ना, ये 3 और -5 तो -2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको भी आप कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 896 इंटू 10⁻² अपॉन, इसको लिख लेते हैं हम 2.41। तो ये कितने डेसिमल आगे किया, 1 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, तो इसे आ जाएगा 7.896 अपॉन 2.41 इंटू 10⁻², 3, ये आ जाएगा 10। सिंपल ऐसे कर लो इसको, 78.96 अपॉन 2.41 से इसको डिवाइड कर लो। वैसे ये भी उठ जाएगा क्योंकि 2 हैं इसके, तो सिंपल आ जाएगा आपको 7896 अपॉन 241। सिंपल डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा 32.76। ठीक है, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई। तो मोलर कंडक्टिविटी आ गई तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 32.76 अपॉन, ये कितनी है 390.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0838। इतनी फ्रैक्शन इसकी टूटेगी, है ना, अल्फा निकल गया मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया। तो इसकी कितनी फ्रैक्शन टूटेगी, 0.0838। और इसको परसेंटेज में लिखना है तो ये आ जाएगा 8.38%, मतलब पर 100 में 100 मॉलिक्यूल में 8.38 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई 0.0838, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या के ए निकाल सकते हैं। तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। अब के ए किसके बराबर आएगा, इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन, तो ये हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना, दोनों मल्टीप्लाई देंगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, सी के साथ इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इनकी वैल्यू कर लो, कंसंट्रेशन कितनी है 0.00241, अल्फा कितना है हमारे पास
0.0838। देखो परसेंटेज में दिया होगा तभी फिर भी यही आ जाएगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना कि परसेंटेज वाला लिखेंगे ये वाला लिखेंगे। परसेंटेज को डिकोड भी करना पड़ेगा ना, परसेंटेज में दिया मतलब 8.38 पर 100, तो अपान 100 करना पड़ेगा ना इसके लिए। 8.38 अपान 100, परसेंटेज को ऐसे लिखोगे ना, 100 से द्वारा से मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सी अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर होना है अपान 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा वो आ जाएगा 1 माइनस 0.0838। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.000184। और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखेंगे 1.84 इंटू कितने डेसिमल आगे किया, 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5 है ना। तो इस तरह से आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा इसका 1.84 इंटू 10⁻⁻5। समझ गए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अल्फा, तो उसके लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। समझ लगी इसकी। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें दिया आपको द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is 9.47 into 10⁻³ at 291 Kelvin. The ionic conductivity of Ag positive and NO3 negative at the same temperature are 55.7 and 50.8 respectively. Calculate the degree of dissociation of silver nitrate in 0.1 molar solution. तो आपको सिंपली इन्होंने दिया हुआ है कंडक्टिविटी। सबसे पहले जो डाटा इन्होंने गिवन है वो लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन दी है आपको, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है ना। कंडक्टिविटी दी है कप्पा, वो है 9.47 इंटू 10⁻³ और आयनिक कंडक्टिविटी दी है सिल्वर की Ag पॉजिटिव की और दी है आपको नाइट्रेट आयन की, ये कितनी दी है 55.7 और 50.8। ये गिवन डाटा है। आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और अल्फा किसके बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो इनसे निकल जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इस डाटा से निकल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी है ना। मोलैरिटी भी दी है और कप्पा भी दी है। तो इधर से देखो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये होता है। तो ये हो जाएगा 9.47 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी आ गया 0.1। 10⁻³ और 10⁻³ दोनों गए तो आपके पास आ जाएगा 9.47, 0.1 है ना, इसको 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 है ना। सिंपल 1/10 तो 10/1, 0.1 को 1/10 लिखेंगे ना, घुमाएंगे तो 10/1 आ जाएगा, तो 94.7 बन जाएगा, ये 94.7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AgNO3 की किसके बराबर होगी, इसकी कितनी कंडक्टिविटी है और इसकी कितनी कंडक्टिविटी है, दोनों को प्लस करते हैं है ना। कोलरोचस लॉ यही बोलता है ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए हर एक आयन जो होता है एक फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो ये इनकी आयनिक कंडक्टिविटी दी है, इनको दोनों को प्लस कर लो, तो आ जाएगा 55.7 प्लस 50.8, ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो 106.5, ये आपके पास आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों वैल्यू आ गई तो अल्फा निकल जाएगा हमारा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 94.7 अपॉन 106.5। पॉइंट के बाद एक है डिजिट आगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्योंकि 947 अपॉन 10 होगा, इसका 1065 अपॉन 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा,
तो ये हमारे पास आएगा 947/1065। सिंपल है। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8892। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो सिर्फ इसमें अल्फा निकालने के लिए ही बोला था आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, समझ लगी। देखो फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें इन्होंने दिया आपको कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और डाटा क्या दिया है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की दी है, पोटेशियम नाइट्रेट की दी है और पोटेशियम क्लोराइड की दी है। तो हम सबसे पहले इनकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख लेते हैं। वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिल्वर नाइट्रेट की है AgNO3, और दी है आपको पोटेशियम नाइट्रेट की, और दी है आपको KCl की। ये कितनी है 13.34, ये है 14.49 और ये है 14.99। अब देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है सिल्वर क्लोराइड की। AgCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी इस डाटा से बतानी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं पेपर में। यहां से सिंपली आपको पता क्या करना है, देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आती हैं। नॉर्मली इस तरह के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर हम कोलरिचस लॉ की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें उसने बोला था कि जो एक आयन होता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। मींस जो पोटेशियम यहां पे वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस KCl की लिमिटिंग वैल्यू के लिए, वही उतनी ही वैल्यू पोटेशियम इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। सिंपल। अब हमें चाहिए इधर सिल्वर और क्लोराइड की, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से हमें सिल्वर की मिल सकती है और इधर से हमें क्लोराइड की मिल सकती है। ध्यान से देखो, हमें किसकी चाहिए, सिल्वर और क्लोराइड की। तो इधर से हमें क्लोराइड की मिल सकती है और इधर से हमें सिल्वर की मिल सकती है। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू करूं तो मुझे सिल्वर की भी मिल गई और क्लोरीन की भी मिल गई, मगर साथ में मुझे किसकी मिल गई, नाइट्रेट की मिल गई और पोटेशियम की मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गई। तो उसमें मैं क्या करूंगा, अगर पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू निकाल लूंगा, माइनस कर लूंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम की निकल जाएगी बाहर और नाइट्रेट की भी निकल जाएगी। मतलब हमें सिल्वर की भी चाहिए और क्लोराइड की भी चाहिए, एक सिल्वर एक क्लोराइड, एक इसका एक इसका, तो वो यहां से मिल जाएगी। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, AgNO3 की वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू, उधर से हमें सिल्वर की वैल्यू मिल जाएगी, मगर साथ में इसकी वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, चलो इसका ले लेते हैं साथ में अभी फिलहाल, प्लस कर लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, KCl की। KCl से हमें Cl मिल जाएगा, मगर साथ में मिल गया पोटेशियम एक्स्ट्रा। तो हमें एक्स्ट्रा क्या चीज मिली, नाइट्रेट और पोटेशियम। पोटेशियम और नाइट्रेट जितनी वैल्यू इधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों में, उतनी वैल्यू इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे, माइनस पोटेशियम नाइट्रेट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगी, पोटेशियम की वैल्यू भी निकल गई, नाइट्रेट की वैल्यू भी निकल गई, मींस ये वाली वैल्यू निकल गई बाहर। तो बचेगी क्या, सिर्फ हमारे पास सिल्वर की वैल्यू और क्लोराइड की वैल्यू। इस तरह से हम साल्ट की पूरी जो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, उसकी वैल्यू को यूज करके भी हम एक पर्टिकुलर साल्ट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो निकाल सकते हैं। बात समझे। तो सिंपली जो आयन्स आपको चाहिए वो देखो कि कहां से मिल सकते हैं, किस साल्ट में से मिल सकते हैं, उस साल्ट को पूरा उठा लो, फिर देखो उस साल्ट से हमें कौन से वाले आयन की वैल्यू एक्स्ट्रा आई है, तो फिर देखो उन आयन से जो साल्ट बनता है वो कहां पे है, उस पूरे साल्ट की वैल्यू उसमें से निकाल लो, तो उन आयन्स की वैल्यू बाहर निकल जाएगी। सिंपल हमें ये चीज करनी है, बस समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl करो, माइनस कर लो ये, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी AgCl की। इसको आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, चलो।